माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बस ये 50 क्वेश्चनों को पढ़ लीजिएगा, यहीं से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, मानव भूगोल क्या होता है। देखिए, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच बीच संबंध का अध्ययन कराती है, यानी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध बताती है। इसमें हम यह समझते हैं कि लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका पर्यावरण, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये होता है भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र के नाम लिखें। तो देखिए उत्तर, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम इस प्रकार से। देखिए नंबर 1 है क्या, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल। ये हो गए हैं आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए, कह रहा है कि निश्चयवाद क्या है। तो देखिए निश्चयवाद क्या होता है। निश्चयवाद या पर्यावरणीय नियतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है, जिसके अनुसार मानव भौतिक पर्यावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी कि पर्यावरण ही मानव की भौतिक और बौद्धिक विशेषताओं को तय करता है। ये होता है निश्चयवाद। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मानवतावाद क्या है। तो देखिए मानवतावाद क्या होता है। देखिए मानवतावाद एक ऐसा विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इस इंसान अपनी समझ, तर्क यानी बुद्धि और अच्छे कार्यों से समाज में सुधार कर सकता है। इसमें इंसान की स्वतंत्रता यानी आज़ादी, समानता और मानव अधिकारों को महत्व दिया जाता है। यह धर्म से अलग होकर विज्ञान और शिक्षा पर जोर देता है। ये होता है मानवतावाद की परिभाषा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। यानी देखिए किसी क्षेत्र में विशेष किसी वर्ष के दौरान, मान लीजिए कि एक साल में 1000 जनसंख्या पर जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ है वही जनसंख्या दर कहलाती है। जैसे मान लीजिए 1000 व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष लेके 1000 हैं और एक साल में 25 बच्चे इनमें से जिंदा हैं जो पैदा हुए हैं, तो ये 25, इनकी दर 25 हो जाएगी। आगे देखिए, इसे अशोधित जन्म भी कहा जाता है, जबकि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मान लीजिए कोई एक गांव है जिसमें 1000 लोग रह रहे हैं, एक साल में वहां पर मान लीजिए कि 30 लोगों की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे मृत्यु दर कितना हो गया, 30 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, लिंग संरचना से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात से है। आदर्श रूप से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1:1 होना चाहिए, यानी जितनी महिला होनी चाहिए उतना पुरुष भी होना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में 1000 पुरुषों के मुकाबले 990 महिलाएं होती हैं, जबकि भारत में यह अनुभव 1000 पुरुषों में मुकाबला 943 महिलाओं का है। यह आंकड़ा लिंग के आधार पर जनसंख्या वितरण को दर्शाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 कारण बताइए। तो देखिए, भारत में घटते शिशु लिंगानुपात के 2 मुख्य कारण ये हैं। नंबर 1, भ्रूण हत्या के कारण शिशु लिंगानुपात घटता जा रहा है, यानी लोग अगर पहले चेक करा लेते हैं कि अगर भ्रूण हत्या मतलब जो पेट में हत्या कर देते हैं, अगर लड़की रहती है पेट में भ्रूण के रूप में, तो उसे क्या करते हैं, उसका वहाँ पे ही उसे भ्रूण हत्या करवा देते हैं, उसको जन्म नहीं देते हैं। अगर लड़का है तो तभी उसे जन्म देते हैं, तो इससे भी क्या हो रहा है, लिंगानुपात घट रहा है। आगे देखिए, दूसरा है अशिक्षित लोगों पर रूढ़िगत भावना का प्रभाव के कारण भी शिशु लिंगानुपात घटते जा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कह रहा है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन का एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातियां, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा आदि का अध्ययन किया जाता है। ये होता है जनसंख्या संगठन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, मानव विकास का मतलब है इंसान की जीवन गुणवत्ता में सुधार। इसमें अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है ताकि लोग खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है। ये होता है मानव विकास। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो देखिए, लिंग अनुपात से आशय पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। देखिए कैसे, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या गुणे 1000 बटे पुरुषों की संख्या। इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि आश्रित जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, इसके अंतर्गत बाल वर्ग यानी जो जो 1 से लेकर 14 साल तक हैं, 0 से लेकर 14 एवं वृद्ध वर्ग 60 से अधिक वर्ष आते हैं, इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं क्योंकि यह वर्ग अपने भोज्य एवं स्वास्थ्य संबंधी आज जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इन दूसरों पर जो आश्रित रहते हैं वो होते हैं आश्रित जनसंख्या, जैसे कि 60 से ऊपर के जो वृद्ध हैं और 14 से नीचे के जो बच्चे हैं, ये होते हैं आश्रित जनसंख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है कि कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो आर्थिक रूप से सक्रिय होती है और रोजगार में लगी होती है। इसमें 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं जो काम करते हैं या काम करने की क्षमता रखते हैं या श्रेणी देश की आर्थिक गतिविधियों में योगदान देते हैं। ये होता है कार्यशील जनसंख्या, जो लोग कार्य करते हैं, जैसे कि 15 से लेकर 60 से जो नीचे के लोग होते हैं वो कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये होती है कार्यशील जनसंख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। देखिए कह रहा है मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखिए कह रहा है कि प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर देखिए, प्राथमिक क्रिया से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जिसमें मानव सीधे सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। वही क्रियाएं पर्यावरण पर निर्भर होती हैं। इसमें भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रूप में कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि खनन आते हैं। ये होता है प्राथमिक क्रियाएं। अब देखिए अगला हमारा है रोपण कृषि क्या होता है? तो देखिए रोपण कृषि क्या होता है। देखिए यह एक फसली व्यापारिक कृषि है जिसमें पौधे के एक बार रोपण करने के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन प्राप्त होता रहता है। यह बड़े स्तर पर लाभ प्राप्त करने वाली उत्पादन प्रणाली होती है। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किया गया था। ये होती है रोपण कृषि की एक बार खेती कर दीजिए, उसमें से फसल उगते रहते हैं कुछ साल तक, कुछ वर्षों तक। आप देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि होता है देखिए उदाहरण के लिए चाय, कॉफी, रबड़, कपास, गन्ना आदि। गन्ना तो 2 ही 3 साल तक होता है, लेकिन और जो होते हैं सब केला हो गया, कपास हो गया, रबड़ हो गया, ये सब काफी दिन तक उगते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन निर्वाह कृषि क्या है? तो देखिए जीवन निर्वाह कृषि वह कृषि है जो मुख्य रूप से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें उत्पादन का अधिकांश हिस्सा खेती करने वाले परिवार के भोजन, वस्त्र और अन्य घरेलू जरूरतों के पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, न कि बाजार में बेचने के लिए। यानी जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है कि कृषि से उतना ही लाभ निकलता है जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो सके। ये होता है जीवन निर्वाह की, जिससे कि जीवन का निर्वाह हो सके। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय कृषि क्या है? तो देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को भूमध्य सागरीय कृषि कहा जाता है। यह एक अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें खट्टे रसदार फलों का उत्पादन प्रमुख किया जाता है। सबसे ज्यादा उसमें
खट्टे रसदार वाले फलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि अंगूर, अंजीर तथा जैतूना अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय कृषि में एक प्रमुख विशेषता है। ये होता है भूमध्य सागरीय कृषि। अब देखिए अगला सामूहिक कृषि क्या है। देखिए सामूहिक कृषि क्या है, जब कृषकों के एक समूह द्वारा अपने संसाधनों को मिलाकर कृषि कृषि कार्य परस्पर सहयोग से किया जाता है, तो उसे सामूहिक कृषि कहते हैं। इस कृषि की शुरुआत पूर्व सोवियत संघ में कोल खोज नाम से प्रारंभ हुई थी। सामूहिक कृषि क्या होती है, जिसमें लगभग से कई लोग मिलकर इकट्ठे खेती करें और फिर उपज होने के बाद बराबर भागों में बांट ले, होती है सामूहिक कृषि। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ उत्पादन किन्हीं दो देशों के नाम लिखिए जहां पर रबड़ उत्पादित किया जाता है। देखिए रबड़ उत्पादक दो देश निम्नलिखित हैं, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं चार फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के चार प्रमुख फसलों के नाम हैं गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। मक्का और बाजरा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसके कारण उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि गेहूं से आटा बनाना, मैदा तैयार करना, कपास से कपड़ा और कपड़ा तैयार करना, ये आदि। ये होता है क्या, द्वितीय क्रिया। जैसे कि जो लोग चक्की रखते हैं, आटा पीसते हैं, गेहूं पीसकर आटा बनाते हैं, वो लोग द्वितीय क्रिया करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या है, कह रहा है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। देखिए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए एक तरफ मारा है कुटीर उद्योग और इस तरफ मारा है लघु उद्योग। तो देखिए जो कुटीर उद्योग होता है मुख्यतः परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। जो लघु उद्योग होता है, ये लघु उद्योग सामान्यतः श्रमिक कार्य करते हैं, यानी कुटीर उद्योग इनमें से परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं, उस लघु उद्योग जिसमें सिर्फ एक लोग कार्य करता है। अब देखिए क्या है, कुटीर उद्योग में मानव के हाथों का प्रयोग होता है, जबकि लघु उद्योग में मानव उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। जो लघु उद्योग है उसमें मशीन कार्य करता है। तीसरा, कुटीर उद्योगों में तैयार किए गए माल को बाजार में स्थानीय होता है, लेकिन लघु उद्योगों में निर्मित माल का बाजार में विस्तृत होता है। यानी जो कुटीर उद्योग से माल तैयार किया जाए, जैसे कि लोग घर पे जो अगरबत्ती बना देते हैं और फिर ये बनाते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो जिससे चावल, आटा, गेहूं, सूप जिसे कहते हैं सूप, ये सब बनाते हैं। तो ये सब क्या है, झाड़ू बनाते हैं, ये सब कुटीर उद्योग का है, जो बाजारों में स्थानीय भाव में बेच जाता है। लेकिन जो लघु उद्योग में निर्मित माल जैसे कि निरमा, साबुन, ये सब हो गया, जो बाजार में विस्तृत होता है, ये लघु उद्योग होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। देखिए विनिर्माण किसे कहते हैं। तो देखिए विनिर्माण से तात्पर्य कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया से है। इसमें कच्चे सामान जैसे कि धातु, लकड़ी, कपास आदि का उपयोग करके नए एवं उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह एक औद्योगिक प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि क्या होता है, लकड़ियों से जैसे कि उपयोग, जैसे कि लकड़ी से बनाए जाते हैं अलग अलग से सामान, जैसे कि सोफा, बेड, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, किसी धातु या लकड़ी या कपास से उपयोग करने वाली वस्तुएं बनाई जाएं, तो ये होता है विनिर्माण। अब देखिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग को उदाहरण सहित समझा परिभाषित करें। तो देखिए उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र, बेकरी उद्योग, चीनी, बिस्कुट आदि उद्योग, ये होते हैं उपभोक्ता उद्योग। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग को परिभाषित कीजिए। तो देखिए वे उद्योग जिनके उत्पादों को अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या उनसे होता है आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जिनके उत्पादों को अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में लेते हैं। कोई चीज आप बना रहे हो, उसको कोई खरीद कर कोई कंपनी उससे कुछ और बना रही है, तो ये होता है आधारभूत, नहीं आपके आधार पर कोई दूसरा सामान बना रहा है, तो ये होता है आधारभूत उद्योग। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए तृतीय क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए वह सभी क्रियाएं जो प्राथमिक या द्वितीयक व्यवसाय से उत्पादित वस्तुओं का को उपभोक्ता उद्योगपतियों आदि तक पहुंचाने में सहायक होती हैं, वो तृतीय क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, संचार, मनोरंजन आदि। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण विपणन केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो देखिए उत्तर, गांव में लगने वाले बाजारों को ग्रामीण व्यापार केंद्र कहा जाता है। नंबर एक, इनमें क्या होता है, रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। दूसरा, यह सभी छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं। तीसरा है, सामान्य वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। और चौथा है, बाजार में सुविधाएं और उत्पादन सामान्य गुणवत्ता के होते हैं। और पांचवा है, आसपास के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए कह रहा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किसे कहते हैं। तो देखिए पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसको इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग होता है वह महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को क्या करता है, जोड़ता है, कोनों को। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। पर साइबेरियन मार्ग, पार कैडेनियन मार्ग इत्यादि इसके उदाहरण है। जो साइबेरियन मार्ग है इसका उदाहरण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए कह रहा है कि पर जल परिवहन के लाभ लिखिए। तो देखिए जल परिवहन के लाभ निम्नलिखित हैं। देखिए नंबर एक क्या है, जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता, इसलिए इसके निर्माण एवं रख रखाव पर किसी प्रकार का खर्च नहीं होता। जो पानी भरा हुआ समुद्र में उसी से जहाज लेके आप निकल जाइए, उसमें कोई खर्चा नहीं लगता वहाँ पे रोड बनवाने का या किसी प्रकार की देखभाल करने की। दूसरा है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें कम ईंधन और खर्च होता है। जो जल परिवहन है ये सबसे सस्ता साधन है क्योंकि इसमें कम ईंधन खर्च होता है। तीसरा है, जल परिवहन के माध्यम से बड़े और भारी पदार्थ को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। चौथा देखिए क्या है, जल परिवहन में प्रदूषण कम होता है। पांचवा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का वर्णन कीजिए। तो देखिए उत्तर, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग एशिया के सुदूर पूर्वी प्रशांत तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर से यूरोपीय भाग में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को से होकर सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह तक गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखिए कह रहा है कि परिवहन तथा संचार में क्या अंतर है। तो देखिए परिवहन तथा संचार में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हमारा है परिवहन, एक तरफ है संचार। तो देखिए क्या अंतर है यहाँ पे, देखिए जो परिवहन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लाने ले जाने की विधि को परिवहन कहते हैं। और संचार जो होता है समाचार पत्रों तथा विचारों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजना ही संचार कहलाता है। देखिए परिवहन में क्या होता है, परिवहन यातायात के मुख्य प्रकार स्थल मार्ग, जल मार्ग तक तथा वायु मार्ग है। जो परिवहन है यानी परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान कोई सामान को ले जाना, और संचार कोई सूचना या विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो देखिए संचार के साधनों में डाक, तार, टेलीफोन तथा इंटरनेट शामिल हैं। परिवहन क्या होता है, देखिए परिवहन प्राचीन काल में पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के साधन, जैसे कि लोग बैल थे और सभी लोग जैसे कि लोग बैल से अभी भी चलाते हैं, जो डल्लफ बोलते हैं ठेला, तो वो प्रकार से परिवहन थे पुराने जमाने में। और देखिए प्राचीन काल में संचार के साधन नहीं चलते थे तो परिवहन के साधनों से ही उपयोग होता था। चिट्ठी जो थी, पत्र लिखकर वो लोग परिवहन के माध्यम से कि कोई प्राचीन काल का परिवहन, जैसे कि कोई पशु के द्वारा खींची गई गाड़ी लेके जाता है तो उसी हिसाब से उसका पत्र भी चला जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, देखिए कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से थे। देखिए विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर एक, यह समूह सभी सदस्यों देशों के बीच आपसी विवादों को निपटारा करता था, जो विश्व व्यापार संगठन है। दूसरा, यह सभी सदस्यों के बीच व्यापारी संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। तीसरा, यह समूह व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक स्तर पर आधार प्रदान करता है। और देखिए चौथा क्या है इसके कार्य, यह दूर संचार, बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए कह रहा है कि बहुपक्षीय व्यापार क्या है। तो देखिए जब कोई एक देश अनेक देशों के साथ वस्तुएं खरीदे और बिक्री के लिए समझौता करे। जब कोई एक देश अनेक देश से के साथ वस्तु को खरीदे और बेचे, समझौता करे, इसे ही कहते हैं बहुपक्षीय समझौता। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा
संघ द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार संतुलन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, किसी देश की कुल निर्यात और कुल आयात के मूल्य के बीच का अंतर ही व्यापार संतुलन कहलाता है। व्यापार संतुलन बराबर होता है कुल निर्यात और कुल आयात, यानी कुल जितना बेचा गया और कुल जितना खरीदा गया। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीय बस्ती से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, नगरीय बस्ती वह क्षेत्र है जहां जनसंख्या अधिक होती है और लोग पक्के मकानों में रहते हैं। यहाँ उद्योग, व्यापार और सेवाओं यानी कि द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाओं पर आधारित आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अच्छी परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता भी अधिक होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। देखिए कह रहा है कि नगरों, महानगरों एवं मेगा नगरों को परिभाषित कीजिए। तो देखिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को नगर कहते हैं। 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं तथा जिन नगरों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उन्हें विराट नगर या फिर मेगा नगर कहते हैं। जैसे कि आरा नगर, पटना महानगर तथा नई दिल्ली, मुंबई मेगा नगर है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की जनगणना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जनगणना एक प्रक्रिया है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की जानकारी इकट्ठा की जाती है। इसमें लोगों की संख्या, उम्र, लिंग और उनके काम के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, जिससे सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि साक्षरता की परिभाषा दीजिए। तो देखिए भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार साक्षरता का मतलब है कि किसी व्यक्ति का पढ़ने और लिखने की क्षमता होना। अगर एक व्यक्ति 7 साल या उससे अधिक उम्र का है तो वह पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रवास से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, प्रवास का मतलब होता है अपने अस्थायी निवास स्थान से किसी अन्य जगह पर अस्थायी या अस्थायी रूप से जाने का कार्य। यह व्यक्तिगत कारणों, काम, शिक्षा या बेहतर अवसरों के लिए हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। तो देखिए राष्ट्रीय प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें लोग एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इसमें शहर से गांव, गांव से शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना शामिल हो सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वह प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे दोस्त देश में जाकर बसने के लिए जाते हैं। इसे अस्थायी निवास, काम या शिक्षा के लिए देश बदलना कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि प्रवास के अपकर्ष कारक क्या हैं। तो देखिए प्रवास के अपकर्ष कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 है बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, उच्च शिक्षा स्तर, आधारभूत संरचनाओं की उपस्थिति। जहाँ पर लोगों को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, वहीं पर लोग जाकर बसेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। देखिए कह रहा है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए, मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक मापदंड है जो किसी देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति को मापता है। यह सूचकांक 3 प्रमुख घटकों पर आधारित है: जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, साक्षरता और शिक्षा की अवधि। और प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास सूचकांक से यह समझने में मदद मिलती है कि किसी देश में मानव विकास का स्तर कितना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। कह रहा है कि ग्रामीण बस्ती की विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यहाँ के अधिकांश मकान कच्चे होते हैं। अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। यहाँ की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व कम होता है। यहाँ का पर्यावरण स्वच्छ एवं शुद्ध होता है। यह है गाँव की बस्तियों की विशेषता। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि गौरीशन नगर क्या होते हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो देखिए गौरीशन नगर वह स्थान होते हैं जहां सेना की इकाइयां अस्थायी रूप से तैनात होती हैं। इन नगरों में सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षा और सैन्य उपकरणों का रख रखाव किया जाता है। यहाँ सेना के परिवार भी रहते हैं और उनकी सुविधाएं जैसे कि स्कूल, अस्पताल आदि भी होते हैं, जैसे कि मऊ, अम्बाला, उधमपुर आदि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। देखिए कह रहा है भारत के 4 मध्यकालीन नगरों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत के 4 प्रमुख मध्यकालीन नगरों के नाम निम्नलिखित हैं: दिल्ली, आगरा, लखनऊ और नागपुर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किन्हीं 4 खरीफ तथा रबी फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए
भारत में उपजाई जाने वाली खरीफ तथा रबी फसलों के नाम इस प्रकार से हैं। देखिए, खरीफ फसल है चावल, कपास, मक्का, ज्वार और रबी फसल है गेहूं, सरसों, चना, जौ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत उन भूमि को शामिल किया गया जो पिछले 5 वर्ष से या उससे अधिक समय से परती या कृषि रहित पड़ी रही, जिसपे की खेती नहीं हो रही है, वैसे पड़ी हैं। इस भूमि को आधुनिक तकनीकी की सहायता से सुधार करके कृषि योग्य भूमि यानी कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, कह रहा है कि बारानी वर्षा या आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वह कृषि जो पूरी तरह से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर होती है। इसमें सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह खेती आमतौर पर उन क्षेत्रों में होती है जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते, यानी पे केवल वर्षा के पानी पर ही कृषि निर्भर हो, सिंचाई का कोई साधन नहीं हो, उसे कहते हैं बारानी वर्षा आधारित कृषि। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए, शुष्क कृषि वह खेती है जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के की जाती है। इसमें सूखा रोधी फसलों का उपयोग जैसे कि और मिट्टी नमी के संरक्षण के उपाय किए जाते हैं। देखिए क्या होता है, शुष्क कृषि वह होती है जिसमें 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई की खेती की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें सूखा रोधी फसलों का उपयोग होता है, मिट्टी में नमी संरक्षण के उपाय किए जाते हैं जिससे मिट्टी में नमी रहे। इसका उद्देश्य जल की कमी के बावजूद फसल का उत्पादन बनाए रखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 50 क्या है, देखिए कह रहा है कृषि ऋण प्रदान करने वाले 4 संस्थानों के नाम लिखिए। तो देखिए, कृषि ऋण प्रदान करने वाले 4 प्रमुख संस्थान के नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 है सहकारी बैंक, दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चौथा है वाणिज्यिक बैंक और चौथा है नाबार्ड। तो ये 4 बैंक हैं जो कृषि के लिए ऋण देते हैं। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 भूगोल का 50 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।